नमस्कार दोस्तों, जैसे कि टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स के पास कौन कौन से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद है या कितने टाइप के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की फ्लीट में कौन कौन से फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन आज हम कुछ बेसिक टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं जिसको लेके काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले अगर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनकी स्पेसिफिक रोल के हिसाब से इनको पहले कई तरीके से डिफाइन किया जाता था, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट, बॉम्बर एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट या फिर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। ये उनकी 4 बेसिक कैटेगरीज होती है और इसके अलावा भी धीरे धीरे इनके और भी कुछ कैटेगरी और सब कैटेगरीज बनते गए हैं, जैसे कि फाइटर, बॉम्बर या फिर स्ट्राइक फाइटर। फिर धीरे धीरे इन सभी को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया था, जो कि हर तरीके के मिशन को कर सकता है। अब आज के दौर की बात करें तो आज के जो मैक्सिमम फाइटर जेट होते हैं वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसमें टोटल अभी 7 तरह के फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें से राफेल, SU-30 MKI, तेजस, MiG-29, मिराज 2000, जगुआर और MiG-21 बाइसन शामिल है। अब यहाँ पर MiG-21 से शुरुआत करते हैं। MiG-21 की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स में ऐसे लगभग 107 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और भारत की तरफ से सबसे पहले 1961 में एयरक्राफ्ट को खरीदना शुरू किया गया था और तब से आज तक भारत इनको सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अभी बहुत ही जल्द इनको भारत की तरफ से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है और 2025 के आसपास इंडियन एयरफोर्स अपनी सभी MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर करने वाला है और बाद में इनको तेजस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब MiG-21 को एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनको मेनली डिफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर दुश्मन की फाइटर जेट की तरफ से हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो इनको उन फाइटर जेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट होते हैं, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनका रेंज इतना ज़्यादा नहीं होता है, जिस वजह से इनको लंबी दूरी की उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है या फिर लंबी दूरी के मिशन में हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इनको नॉर्मली अपने एयर स्पेस के अंदर रहकर ही ऑपरेट करने की कोशिश की जाती है। एक और तरीके के भी इंटरसेप्टर होते हैं जिनको लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर कहा जाता है, लेकिन वो MiG-31 सीरीज के एयरक्राफ्ट की कैटेगरी के होते हैं। अब MiG-21 की बात करें तो ये एक लाइट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, लेकिन जितने भी इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट होते हैं इनकी स्पीड बाकी सभी एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि जैसे ही पता चले कि दुश्मन कहीं पर घुसपैठ कर रहा है, ताकि जैसे ही इनको स्क्रैम्बल किया जाए तो ये कम से कम वक्त के अंदर ही लोकेशन पे पहुंच सकते हैं या फिर उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जगुआर्स की बात करते हैं। MiG-21 के बाद अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में अभी हमारे पास कोई एयरक्राफ्ट मौजूद है तो वो जगुआर है और इनको ईयरली 80s के दौर में इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना शुरू किया गया था और अभी हमारे पास 120 जगुआर मौजूद हैं। जगुआर मेनली ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स में इसे एक तरीके से बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि ये नॉर्मल बॉम्बर के मुकाबले बेहतर एक्यूरेसी के साथ बॉम्बिंग कर सकते हैं। नॉर्मली जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होता है और एक टैक्टिकल बॉम्बर होता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में एक बार में बहुत सारे बॉम्ब्स को कैरी किया जा सकता है और एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर अंधाधुंध बॉम्बिंग किया जा सकता है, लेकिन जो टैक्टिकल बॉम्बर्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा गोला बारूद हम लेके नहीं जा सकते और इनको हाई प्रिसिजन के साथ टारगेट पर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जगुआर्स की बात करें तो ये उन दोनों के मुकाबले काफ़ी कम अम्युनिशन को कैरी कर सकता है और इसको ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट या डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। नॉर्मली वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनको दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के ग्राउंड अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को भी काउंटर करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। लेकिन अगर इनका सामना दुश्मन की फाइटर जेट के साथ हुआ तो ऐसे सिचुएशन में ये खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, जिस वजह से हमेशा इनको फ्रेंडली फाइटर्स के द्वारा एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने जगुआर्स को मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड में मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसके बाद ये ग्राउंड अटैक के साथ साथ कुछ हद तक एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर पाएंगे। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 120 में से अपने 80 एयरक्राफ्ट को डेरिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का भी फैसला किया गया है, जिनको आगे चल के हम 2032 से 34 तक इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले हैं। तीसरे नंबर पे मिराज 2000 की बात करते हैं। अब मिराज 2000 की बात करें तो इसको भी 80s के दौर में जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को यूएस की तरफ से F-16 को डिलीवर करना शुरू किया गया, तब उन F-16 को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस से मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया गया था और 1982 में भारत की तरफ से फ्रांस से 36 मिराज को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और तब टोटल 150 मिराज को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इसको ड्रॉप कर दिया गया।
अभी हमारे पास कुल मिलाकर 49 मिराज मौजूद हैं। अब मिराज की बात करें तो वो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि एयर टू एयर वेपन को कैरी कर सकता है या फिर एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन को भी कर सकता है। लेकिन भारत की बात करें तो मेनली भारत मिराज को एक बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे पास अभी एयर टू एयर ऑपरेशन करने के लिए काफी सारे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और मिराज 2000 के स्पेशल स्ट्रक्चर और लो आरसीएस प्रोफाइल की वजह से भारत मिराज को दुश्मन के एरिया के अंदर घुस के वहां पे डीप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करता है। हाल ही में आपने देखा होगा बालाकोट के दौरान भी मिराज के द्वारा स्ट्राइक किया गया था, जबकि Su-30 MKI के द्वारा उनको एस्कॉर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिराज एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये बोथ एयर टू एयर ऑपरेशन और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकता है, जिस वजह से इसको एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। नंबर 4 में MiG-29 की बात करते हैं तो इसे भारत की तरफ से भी 1980s के दौर में ही खरीदा गया था और भारत MiG-29 का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर था। और जब इस फाइटर जेट का इनिशियल डेवलपमेंट चल रहा था तभी भारत की तरफ से इसको खरीदने का फैसला किया गया था। इनिशियली MiG-29 को एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसको मेनली दुश्मन की फाइटर जेट के साथ एंगेज होने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन बाद में इसमें काफी सारे अपग्रेड किया गया था और इसको बाद में एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया था। आज भी MiG-29 को एक बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 66 MiG-29 मौजूद है, जिनको यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा चुका है। और इसमें अभी नए जूक एम रडार, नए डिजिटल एवियोनिक सिस्टम, एयर टू एयर रिफिलिंग कैपेसिटी और बेहतर इंजन के साथ साथ एक इंडिजिनस D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी इक्विप किया गया, जिसको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। नंबर 5 में तेजस की बात करते हैं। तेजस की बात करें तो ये हमारा इंडिजिनस फाइटर जेट है, जिसे ओरिजिनली MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए डेवलप करना शुरू किया गया था। इसको मेनली एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया गया था, जिसको मेनली MiG-21 की तरह एक पॉइंट डिफेंस फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया गया था। लेकिन वर्तमान की सिचुएशन को देखते हुए बाद में इसको एक मल्टी रोल फाइटर के तौर पर डेवलप कर दिया गया। अभी इसकी MK1 वेरिएंट के 40 यूनिट के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से 22 एयरक्राफ्ट अभी तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जा चुका है और जल्दी से ही HAL की तरफ से 4 और तेजस को भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाने वाला है। इसके बाद अभी इसकी MK1A स्टैंडर्ड की 83 एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया गया। अभी इसकी Mark II वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जिसको आगे चल के मिराज 2000 और MiG-29 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस साइज में बाकी सभी फाइटर जेट के मुकाबले छोटा होने के बावजूद भी ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस ऑपरेशन को आसानी से कर सकता है, यानी कि हम तेजस को एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही ग्राउंड अटैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और नेवल स्ट्राइक करने के लिए भी तेजस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6 पे इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर जेट यानी कि Su-30 MKI की बात करते हैं। Su-30 MKI को भारत की तरफ से साल 2000 में खरीदने का फैसला किया गया था और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 272 सुखोई मौजूद है, जिनमें से कुछ एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गए थे, लेकिन अभी उनको नए Su-30 MKI से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब Su-30 MKI की बात करें तो इसको हालांकि एक मल्टी रोल फाइटर कहा जाता है, लेकिन भारत मेनली इसको एयर सुपीरियरिटी फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है, या फिर जरूरत पड़ने पर इसको एंटीशिप रोल में भी भारत इस्तेमाल करने वाला है। अब एयर सुपीरियरिटी फाइटर वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि दुश्मन की एयर स्पेस में घुसकर वहां पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट की बैंड बजा सकते हैं और दुश्मन की एयर स्पेस में अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। इनकी जो प्राइमरी मिशन होता है वो दुश्मन की एयर स्पेस में जाने के बाद दुश्मन की तरफ से इतना भी रेजिस्टेंस होता है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके थे कि अगर किसी भी एयर स्पेस में दुश्मन देश के फाइटर जेट घुसते हैं तो उनके तरफ से अपने इंटरसेप्टर फाइटर को इसको काउंटर करने के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एयर सुपीरियरिटी फाइटर होते हैं वो इन इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं, जिससे दुश्मन की एयर पावर धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और इसके बाद आसानी से हमारे एयरफोर्स के जो बॉम्बर्स होते हैं वो दुश्मन के एयर स्पेस में जाके वहां पे बॉम्बिंग कर सकते हैं या फिर दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकते हैं और इसके बाद दुश्मन की एयरफोर्स धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जो एयर सुपीरियरिटी फाइटर होते हैं इनके पास अच्छा खासा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, जिससे वो ज़्यादा मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और इनकी रेंज भी बाकी सभी फाइटर जेट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये ज़्यादा समय तक उड़ान भर सकते हैं। अब Su-30 MKI की बात करें तो जैसे कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है तो एयर सुपीरियरिटी रोल के अलावा ये बॉम्बिंग वगैरह भी कर सकता है, लेकिन प्राइमरीली इसका इस्तेमाल भारत बॉम्बिंग के लिए नहीं करने वाला है। और अभी अंत में राफेल की बात करते हैं। राफेल के बारे में आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे और अभी इसे इंडियन एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट कहा जाता है, जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की सुखोई से भी बेहतर है। 2016 में भारत की तरफ से 36 राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था और अभी तक हमें 26 राफेल डिलीवर किया जा चुका है।
अब राफेल को एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है क्योंकि राफेल लगभग हर तरीके के मिशन को कर सकता है। मतलब इसको नॉर्मल मल्टी रोल फाइटर जेट की तरह एयर टू एयर मिशन के लिए, एयर टू सरफेस मिशन के लिए या फिर एंटी शिप ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी राफेल को न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैरिंग स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें हम एक ही मिशन के दौरान राफेल को एयर टू एयर और एयर टू सरफेस वेपन के साथ इक्विप कर सकते हैं और यहाँ तक कि राफेल को कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिस वजह से इसको ओमनी रोल फाइटर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स की सभी फाइटर जेट को लेकर एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और जाते आते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।